अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स कॉमर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो सीरीज़ हम इसलिए बना रहे हैं कि नॉर्मली कॉमर्स प्राइवेट कैंडिडेट्स करते हैं और उनको उसका पूरा कंप्लीट ओवरव्यू एक साथ नहीं मिल पा रहा होता। तो ये एक यूँ समझिए कि एग्ज़ाम रिवीजन किट के तौर पे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप ये वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू करेंगे क्योंकि आमतौर पे कॉमर्स तो बच्चे देते हैं जिन्होंने बीएस किया होता है, और अगर आपने बिज़नेस स्टडीज़ ठीक से पढ़ लिया तो कॉमर्स में बहुत थोड़ा सा ऐसा है जो कुछ मुख्तलिफ है। तो इसलिए हम इसका जो पेस है थोड़ा तेज़ रखेंगे। चैप्टर 9 तक हम कर चुके हैं और टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करते हैं कि अब एक से दो मज़ीद लेसन्स के अंदर, एक से दो मज़ीद वीडियोज़ में इसको कंप्लीट कर दें। चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं आज, वो है वेयर हाउसिंग के बारे में। देखिए, ट्रेड के अंदर, कॉमर्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर वेयर हाउसिंग का पूरा एक अपनी जगह पूरा रोल है। यूँ कहिए कि जैसे कि आप अगर बिज़नेस के सेक्शंस बनाते हैं ना, मार्केटिंग मैनेजर, तो बड़े बिज़नेस के अंदर वेयर हाउसिंग के अलग मैनेजर्स होते हैं। पूरा वेयर हाउसिंग इतनी बड़ी साइंस है कि इसमें इसको प्रॉपर्ली मैनेज ना करने पे आपके बिज़नेस ऑपरेशंस बहुत शदीद मुतासर हो जाते हैं और कॉस्ट बहुत खर्च होती है। आपको पता नहीं चलता है कि सामान रखा हुआ है और आपने और मंगा लिया। और जैसे कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है और बड़ी मशीनरी होती है और ज़्यादा मशीनरी होती है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयरलाइंस के अंदर वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा काम है। एक एयरलाइन के पास 50 जहाज़ हैं, अगर 50 जहाज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 35,000 पार्ट्स हैं, हर पार्ट का वेयर हाउस में उसके पास स्टॉक मौजूद है। तो ये एक उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, उसको जगह पे पहुंचाना, टाइमली डिलीवर हो जाना, और मज़े की बात ये कि एक से ज़्यादा लोकेशंस पे वो अवेलेबल हो जाना। कराची में वेयर हाउस बनाया हुआ है, कभी लाहौर में जहाज़ ख़राब हो गया तो वहाँ पे टाइमली पहुँच जाना। ये बड़ा मज़ेदार सा काम है, पूरा एक साइंस है पूरी इसकी, वेयर हाउसिंग की। तो वेयर हाउस एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे कि आपके गुड्स स्टोर किए जाते हैं। मुख्तलिफ तरह की कामों की वजह से वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं। फिनिश गुड्स भी वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं, है ना। स्पेयर पार्ट्स भी वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं। रॉ मटेरियल भी वेयर हाउस में स्टोर किया जा सकता है। तो इट्स अ प्लेस वेयर यू स्टोर थिंग्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। वेयर हाउस का मतलब ये नहीं है कि वो वहीं रहेगी। फिनिश गुड्स अगर वेयर हाउस में तो वो आगे चले जाएंगे, बेचेंगे उसको। रॉ मटेरियल वेयर हाउस में तो आगे जाएगा, प्रोसेस में चले जाएगा। पार्ट्स वेयर हाउस में तो आगे जाएंगे, वो मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस में इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है। तो वेयर हाउस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक मेजर स्टेप है। अगर मैन्युफैक्चरिंग से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग टू वेयर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। वेयर हाउस आपका अपना भी हो सकता है, वेयर हाउस आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि होलसेलर का भी वेयर हाउस होता है, तो आप अपने पास बनाइए और होलसेलर के पास, होलसेलर को टिकाइए। ठीक है, वहाँ से अपना वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो आमतौर पे प्लेन बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें पोर्शंस बने हुए होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, उसमें मशीनरी होती है जो सामान उठाने रखने। अब इतने मज़ेदार वेयर हाउसेज आ गए हैं, ड्रोन्स वाले, ऑटोमेटिक ड्रोन्स, ऑटोमेटिक ड्राइविंग मशीन जो खुद जाएगी, खुद सामान निकालेगी। बस हम ना, आप पार्ट नंबर एंटर कर दें, मशीन सामान खिड़की पे पहुंचाएगी। इतनी ज़बरदस्त उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया गया है वेयर हाउसिंग की। उसमें पैलेट्स होती हैं जिसके पास सामान रखा जाता है, पैलेट कहलाती है वो, लकड़ी की जो होती है ना। तो वेयर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउस जो है वो टाइम गैप को ब्रिज करता है। मतलब अब वेयर हाउस होगा तो अगर आप फिनिश गुड्स का वेयर हाउस कह रहे हैं तो आपको इतनी इन्वेंट्री होगी कि मार्केट में जैसी ज़रूरत पड़े फ़ौरन बना के देने से पहले वेयर हाउस में से निकाल के दे दिया, शॉर्टेज नहीं हुई। आपके रॉ मटेरियल के वेयर हाउस है तो आप सामान बनाते जा रहे हैं, अचानक से ज़रूरत पड़ी मजीद रॉ मटेरियल, तो यहाँ से उठा लिया, ऑर्डर करने के बाद जो देर लगनी है उसको गैप कर देगा। तो वो गैप, टाइम गैप को हर लिहाज से जो कवर करता है वो वेयर हाउसिंग करती है। वेयर हाउस जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके सामान के एतबार से। टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की चीज़ें रख रहे हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउस होना चाहिए। ठीक है भाई। तो आपकी कंसिस्टेंट सप्लाई को करता है, सप्लाई गैप्स को कवर करता है, आपकी प्रोडक्ट को सेफ करके रखता है, प्राइस अनस्टेबिलिटी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है वेयर हाउसिंग के थ्रू। उनके दायरे प्राइस ऊपर नीचे हो रही है लेकिन आपने एक दफ़ा बनाया हुआ है तो एक कंसिस्टेंट सप्लाई आपको जो है वो मार्केट में प्राइस कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये मैंने आपको बता दिया कि बिजनेसेस के अपने वेयर हाउसेस भी होते हैं।
जो स्टोर रूम से शुरू होकर और एक लार्ज बड़े ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस तक होते हैं, उसको ASRS कहते हैं। क्या कहते हैं सबा? ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। स्टोर भी खुद होगा और वापस भी खुद आएगा। ठीक है, तो इसमें तो बड़े ज़बरदस्त इवन रोबोटिक्स और मिनी वो जो लिफ्टर्स होती हैं वो, और इवन अब ड्रोन्स भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो वेयर हाउस बिजनेस का भी हो सकता है। सिक्योर होना चाहिए, फायर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती सामान है आपका। वेयर हाउस की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता वेयर हाउसिंग को आप डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जस्ट इन टाइम की आदत बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जस्ट इन टाइम के करीब जाएंगे, वेयर हाउस की ज़रूरत कम हो जाएगी। ये लॉजिक समझ में आती है? जस्ट इन टाइम क्या था कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ी उसी वक्त स्टॉक ऑर्डर हुआ, उसी वक्त आ गया। एक मिनिमम अमाउंट थी, उससे पहले पहले आपने ऑर्डर कर दिया, स्टॉक पहुंच गया। अच्छा जी, वेयर हाउस जो है वो बॉन्डेड भी होता है, बताया भी था मैंने। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? बाहर के मुल्क से सामान आया, आपने कहा कस्टम वालों अपने पास मत रखो, मेरे वेयर हाउस में रख लो, ये बॉन्डेड है, इसमें आप ताला लगा के चले जाओ, आप आके खोलना, लेकिन कम से कम मुझे किराया नहीं देना पड़ेगा आपका। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में इस्तेमाल होता है, जहाँ कस्टम वाले उसको बॉन्ड कर देते हैं, और वही खोल के उसको अनसील करके उसको चेक करके उस पर स्टैंप लगा के आपको अलाउ करते हैं कि आप उसमें से निकाल लो ड्यूटी लगने के बाद। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस तो समझ में आता ही होगा। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, मछली रखनी है तो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, बाद मीट रखना है तो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, बात सीधे ऐसी है। दवाएं भी इवन एक सर्टेन टेम्परेचर कंट्रोल क्लाइमेट में रहेंगी। होलसेलर के पास भी वेयर हाउस होता है, ये बीच का वेयर हाउस है, वो वहाँ से लेके आएगा, अपने पास जमा कर लेगा सामान। इसका वेयर हाउस ज़्यादा निस्बतन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, जैसे कि उसने इस मैन्युफैक्चरर को भी वेयर हाउसिंग दी हुई है, उसको भी दी हुई है, तो बहुत आसान आप देख सकते हैं। होलसेलर वेयर हाउस आपका मेट्रो कैश एंड कैरी जो है, मेट्रो में आपने देखा ऊपर तक वो लगे हुए हैं, उसमें सामान उठा उठा के रख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे वेयर हाउस होते हैं, वो कैश एंड कैरी अलाउ करते हैं, लोग आए यहाँ से खरीदें, दुकानदार आके खरीदें, बल्क में खरीद लें हमसे, कस्टमर भी खरीद ले कोई इक्का दुक्का। मैन्युफैक्चरर का वेयर हाउस मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर के मल्टीपल एंड के वेयर हाउस होते हैं। एक वेयर हाउस होता है उसका फिनिश गुड्स का, एक वेयर हाउस हो सकता है वो यूज़ करे, हो सकता है वो यूज़ करे फिनिश गुड्स के लिए होलसेलर का वेयर हाउस, हो सकता है उसका अपना हो। एक वेयर हाउस का हो सकता है रॉ मटेरियल का, एक वेयर हाउस का हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, एक वेयर हाउस हो सकता है उसका स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है, कैश एंड कैरी वेयर हाउस डिस्कस हो गया। रिटेलर का भी वेयर हाउस हो सकता है, वो चाहे छोटा स्टोर हो वो भी एक वेयर हाउस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मैंने आपको बताया था, रीजनल सेंटर्स होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़ी डिमांड जिन चीज़ों की होती है, जैसे कि डालडा घी है। डालडा घी ने कराची को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। अब एक जो इसका सेंट्रल रीजन है कराची का, उस रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस है, वो एक बड़ा सा घर किराए पे लेते हैं, उसमें ऊपर से लेके नीचे डालडा के डब्बे भरे हुए होते हैं उन्होंने, और वहाँ से उनकी गाड़ियाँ रोज़ाना निकलती हैं, वो निकल के डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ये होलसेलर नहीं है। होलसेलर में और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क होता है कि होलसेलर के पास बंदा जाता है खरीदने, रिटेलर जाता है खरीदने, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास आता है अपनी गाड़ियाँ लेकर। तो भाई पहले एक बंदा बाइक पे घूमता हुआ आता है, हाँ भाई आपको कितने डब्बे चाहिए, आपको कितने डब्बे, सारी दुकानों से डेटा लेता है, फिर ले जाकर उनको देता है, शाम को उनकी गाड़ी चलती है, सब जगह और डिस्ट्रीब्यूट करती हुई आ जाती है। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस होते हैं। ठीक है जी। अब वेयर हाउस में क्या खास बात है, क्या देखना चाहिए? एक तो वेयर हाउस सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। वेयर हाउस उस जगह, लोकेशन इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि देख लें कि कहीं आप ऐसी जगह रख दें जहाँ से कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बहुत दूर हो जाए, तो मैटर करता है। लेकिन बिल्कुल शहर के बीच में रखने जहाँ पे कि बिल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वेयर हाउस में रहना तो है नहीं आपको। अगर आपको रॉ मटेरियल का वेयर हाउस रखना है तो लाजमंद दायरे आपको वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिनिश गुड्स का वेयर हाउस रखना है तो हो सकता है वो आप रिटेल मार्केट के करीब रख लें। वेयर हाउस के एडवांटेज क्या है? हर तरह से टाइम का जो गैप आने वाला है ना, स्टॉक आउट का मसला जो आने वाला है, स्टॉक खत्म हो गया, मार्केट में स्टॉक खत्म हो गया, आपके वेयर हाउस में था, रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया, आपके वेयर हाउस में था, स्टॉक आउट की सिचुएशन को बचाता है। बार बार ऑर्डर करेंगे, रीऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करता है। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाता है। आप पहले से सामान मंगा के रख लें वेयर हाउस में अपने रॉ मटेरियल, प्राइस बढ़ रही है तो उससे आपको फ़ायदा हो गया, आपने मंगा के रखा हुआ है।
डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा सामान रखा हुआ है तो वो डैमेज भी हो सकता है, हम्म, फिर उसको रखने की कॉस्ट है, वो भी आपको बेयर करनी है, मैनेजमेंट कॉस्ट है। पावर ब्रेक डाउन हो गया तो आपकी कोल्ड स्टोरेज में मसला आ जाएगा। हाँ, तो ये तो वेयर हाउसिंग की बात थी। बैकअप होता होगा लेकिन वो भी। जाहिर है वो फिर उसकी भी कॉस्ट है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी एक अजीब अजीब कंपनी है, जिसका काम ये होता है कि वो एक प्रोबेबिलिटी उन्होंने लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने देखा, आपको एक आसान एग्जाम्पल से समझाना शुरू करता हूँ, बिजनेस इंश्योरेंस के बजाय पर्सनल इंश्योरेंस से शुरू करता हूँ। उन्होंने देखा कि 100 लोग अगर हमारे पास आते हैं हम्म, कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, उनमें से 10 लोगों की हमारी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, ठीक है। उनकी तबीयत खराबी पे हमारा पर बंदा 10,000 रुपये खर्च आता है, हम्म, तो 1 लाख रुपये हो गया। अब वो उन 100 लोगों से हर बंदे से 2,000 रुपये ले लेंगे। सही है। कितने लिए? 100 लोग आए, 10 में से 10 की तबीयत खराब होती है। 100 में से 10 की तबीयत खराब होती है, हर बंदे से 2,000 लेंगे, कितने जमा होगा इनके पास? 2 लाख। खर्च कितने हुए? 1 लाख। प्रॉफिट हो गया। हर साल प्रॉफिट हो रहा है, हर साल प्रॉफिट हो रहा है। किसी दिन 11 भी आ गए, हम्म, किसी दफ़ा 9 भी आ गए, कभी 15 भी आ गए, कभी 7 भी आ गए, लेकिन हर सुबह में लेकिन प्रॉफिट इसी है। के करीब ही रहेंगे। वो जो हिसाब उनका है ना प्रोबेबिलिटी का, वो इसी के करीब रहेंगे। हाँ, जब उन्होंने देखा कि एक बंदा ऐसा आया जिसके वाइटल्स कमज़ोर हैं, हम्म, फिर वो उससे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेंगे, उससे 2,000 नहीं लेंगे, उससे कहेंगे नहीं भाई आपसे हम 5,000 लेंगे। आपकी हिस्ट्री है, मेडिकल रिकॉर्ड आपका नेगेटिव आ रहा है, आपके टेस्ट कराए हमने, डॉक्टर ने कहा आपको दिल का मसला है, आपसे प्रीमियम ज़्यादा लिया जाएगा। ये बात समझ में आती है? प्रीमियम क्या हुआ? ज़्यादा कि मतलब हर उससे महीने एक ऊपर। अमाउंट ली जाएगी आपसे। अब बात सूरत हाल में, वो जो हर महीने अमाउंट ली जाती है वो ख़त्म हो जाती है। 1 साल के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, 1 साल तक आप बीमार हुए या नहीं हुए, हम्म, ये पेमेंट ख़त्म हो गया। बीमार, ₹1,00,000 आपने ले लिया, आपका फ़ायदा हो गया। हम्म, नहीं हुए बीमार तो वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगी, हम्म, ठीक है। एक तरह का इंश्योरेंस होता है जिसमें आप पैसे जमा कराते हैं और यूज नहीं पैसे होता। भी रखे रहते हैं, अच्छा। पैसे आपके इन्वेस्ट होते रहते हैं। ये आमतौर पे लाइफ इंश्योरेंस में हो रहा होता है, इस तरह के इंश्योरेंसेस में हो रहा होता है कि आप प्रीमियम जमा कराते रहते हैं, और अगर आप नहीं भी मरे तो एक टाइम के बाद वो मैच्योर हो जाता है, हम्म, आप उसको इन कैश करा लें, तो वो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। वो जो शक्ल होती है वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल होती है। सही। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है। सिमिलरली रोड इंश्योरेंस, ट्रैफिक इंश्योरेंस, ट्रैफिक इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, अच्छा अच्छा। ये सब वो हैं जो इन्वेस्ट नहीं हो रहे। यूज। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट जो ये देते हैं इंश्योरेंस वाले पानी के जहाज़ की, उन्होंने हिसाब लगा लिया कि इतने लोगों को इंश्योरेंस चाहिए, इतने गुड्स मूव हो रहे हैं, इतनों का नुकसान हमें भरना पड़ता है हर साल, इसलिए इतना प्रीमियम दे दो हमें, तो बस ठीक है, इंश्योर कर देंगे। बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छा, ऐसा हुआ था कि 2008 में अचानक से मार्केट में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए थे कि बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस क्लेम आ गया। इतना का आ गया, इंश्योरेंस क्लेम मतलब कि जरूरत जिनको पड़ गई। इतनों का क्लेम आ गया जितनों का उन्होंने हिसाब नहीं लगाया था। सही। कंपनी बंद हो गई, इंश्योरेंस बंद। कंपनी डूब गई। वापस नहीं कर पाई वो उनको हम्म, पैसे। वो इतनी बड़ी कंपनी थी कि फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, $700 बिलियन का काम हुआ। 700 बिलियन का मतलब पूरा पाकिस्तान कई साल तक चल सकता है। एक कंपनी का इतना बड़ा वो था, लॉस था। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है ना हमारा जो दुनिया में चल रहा है, मैं अभी इस्लामिक मॉडल की बात नहीं कर रहा, हम्म, वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से जो मॉडल हमने दुनिया में कैरी किया हुआ है, वो बिजनेस मॉडल ये कहता है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्सपोर्टर से कहा कि मैं पैसे दे दूंगा, उसने हमारा सामान चला दिया, ठीक। मेरा यहाँ पे कारखाना जल गया, अब मैं पैसे नहीं दे सकता, हम्म, उसका क्या कसूर? एक्सपोर्टर ने तो सामान रवाना कर दिया, उसका क्या कसूर? हम्म,
तो उसको ये यकीन रहे कि मुझे हर सूरत पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी ये बिजनेस चलेगा। वरना अगर वो गैर यकीनी कैफियत में रहा तो वो बिजनेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इंश्योरेंस बीच में इस गैर यकीनी कैफियत को मिटिगेट करने के लिए आता है। इसकी इस्लामिक शक्लें भी हैं। ये इंश्योरेंस की ये वाली शक्ल जो इस वक्त दुनिया में राइज है वो इस्लामिक नहीं है। उसके पीछे काफ़ी तफसीलात हैं कि किस सूरत में इस्लामिक नहीं है, क्यों इस्लामिक नहीं है, कब इस्लामिक नहीं है, और उसकी इस्लामिक शक्लें क्या हैं और कैसे ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो टर्म यूज़ होती है इस्लामिकली, उसका नाम है तकाफुल। बात समझ आ रही है? Yes. ओके। तो वो जो आप लिखवाते हैं कि मैं हर महीने इतने दूंगा और अगर इस साल के अंदर अंदर मेरी चीज़ ख़राब हो गई तो मुझे मिल जाएगा, तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक पॉलिसी है कि मेरा सामान यहाँ से अमेरिका जा रहा है, रास्ते में कुछ हुआ तो हम उसको सही उसके पैसे दे देंगे। ये एक टाइम बाउंड पॉलिसी है। सफ़र बाउंड पॉलिसी है। गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, एक पूरे साल में अगर चोरी हो गई तो पूरी गाड़ी वापस मिल जाएगी। एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के पैसे रिकवर हो जाएंगे। इस तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलिसी। और पॉलिसी को रखने के लिए आप क्या भरते हैं? प्रीमियम। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। और प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत सोच समझ से की जाती है। इसमें कहा जाता है कि रिस्क को पूल कर लिया गया, रिस्क पूल हो गया। प्रीमियम वो पेमेंट होती है जो आप इंश्योरेंस करवाने के लिए करते हैं, हर और महीने कंपनी को प्रीमियम देते की हैं। रेट अलग अलग हो सकता है अलग अलग, जितना रिस्क होगा उतना रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था कि रिस्क पूलिंग क्या चीज़ है। रिस्क पूल होने का मतलब समझ रहे हैं? मैंने भी बताया कि 100 लोगों का रिस्क है कि 100 के 100 बीमार हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताती है कि 100 बीमार नहीं होते। तो हमने 100 का रिस्क पूल कर लिया। रिस्क पूलिंग का लफ्ज समझ में आया? रिस्क पूलिंग का मतलब क्या हुआ? पूल कर लिया, इन 100 के 100 को एक जगह जमा कर लिया। हमें पता है कि रिस्क एक्चुअली 10% का ही है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है, बाय स्टडीइंग द मार्केट। ठीक है, अब बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जिनको कि हम मिटिगेट करने के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं? एक लायबिलिटी का इंश्योरेंस होता है। अगर मेरे ऊपर किसी पैसे की जिम्मेदारी आने वाली है तो मैं इंश्योरेंस करा लूं, ताकि अगर मैं ना पे कर सकूं तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर दे। जैसे मैंने माल खरीदा, मैं पेमेंट नहीं कर सका, इंश्योरेंस कर दे। तो एक लायबिलिटी का इंश्योरेंस होता है। समझ में आ गई बात? वो बहुत सारी शक्ल में हो सकता है। इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, लायबिलिटी का इंश्योरेंस है ना। जहां जहां मुझे पेमेंट करनी है और अभी फौरन नहीं कर रहा मैं, एक प्रोसेस है, उसके बाद वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पेमेंट मिस हो जाए और मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़े उसको, मैं लायबिलिटी का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। ठीक है, एक जनरल टर्म हो गई, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रही है। इसमें इंजरी भी आ जाएगी, इंजरी की वजह से नहीं कर सका, एक्सीडेंट की वजह से नहीं कर सका, सामान नहीं पहुंच सका, नहीं कर सका, बैंकक्रप्ट हो गया, नहीं कर सका, किसी भी केस में पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। ठीक है, आगे चलें। इसी तरह से एक इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्या मतलब होता है? जब आप अपने बंदे हायर करते हैं कंपनी में, तो ऐसा हो सकता है उनमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी के फेलियर की वजह से उनके घर चलना बंद हो जाए, आप उनको तनख्वाह टाइम पे ना दे पा रहे हो। इन सब चीज़ों के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, इंजरी रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी कंपनी के उसके कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। तो ये इंश्योरेंस कराना आप पे लाजिम होता है। जब कोई कंपनी खोलते हैं, आप बंदों को हायर करते हैं, उन बंदों का इंश्योरेंस कराना आपके लिए लाजिम होता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, मैंने बनाया, चॉकलेट बना ली, चॉकलेट से कोई बंदा मर गया, मतलब मकसद तो नहीं था ये, लेकिन अगर मर गया खा के तो वो तो मुझ पर क्लेम कर देगा, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मैं उसको करोड़ों रुपए कहाँ से दूंगा? तो वो क्लेम मुझे कंपनी का इंश्योरेंस कंपनी पूरा करके दे दे। मेरे प्रोडक्ट की वजह से मुझ पर कोई भी लायबिलिटी आती हो तो वो लायबिलिटी मुझे इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी, अगर कभी आई तो। ये भी एक इंश्योरेंस होता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि हेलमेट बनाने वाली कंपनी हेलमेट बना रही है, एक दफ़ा बंदा हेलमेट से गिर के मर गया और हेलमेट ने उसको नहीं बचाया, अब उस पर केस हो जाएगा कंपनी पे। इस केस को
जब अगर कभी केस हुआ तो इसका प्रीमियम भर रही थी, इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे करेगी उसको। ठीक है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मेरे इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई बंदा गुजरा, उस पर ईंट गिर गई, मर गया, लग गई उसको, वो केस कर दिया, तो मैंने पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस करा लिया भाई, पहले ही बिल्डिंग बनाने से पहले करा लिया। बिल्डिंग में होता रहता है ऐसा कि कोई ना कोई चीज़ गिरती है, किसी को लग जाती है। ठीक है। की पर्सनल इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपके स्टाफ में कोई इंपॉर्टेंट बंदा है कि यार ये बंदा अगर गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो आप उसका इंश्योरेंस करा लेंगे, इसके जाने का इंश्योरेंस मिले मुझे। तो इंश्योरेंस आप किसी चीज़ का भी करा सकते हैं। आपको उनसे डील करनी है, वो आपका रिस्क असेस करेंगे और आपका इंश्योरेंस कर देंगे। बहुत से बिजनेस फिडेलिटी इंश्योरेंस कराते हैं, अगर हमें किसी ने धोखा दिया तो जो भी धोखा होगा उसका इंश्योरेंस कर दें, ताकि वो आप पूरा करेंगे। उनको फ़ायदा ये है कि उनको पता है 10% बिजनेस धोखा खाते हैं, तो बाकी 90% फ्री में पैसे दे रहे होंगे। वो हमारे पैसों से ही हमें भर के देंगे, ऐसा नहीं है कि अपनी जेब से दे रहे हैं। प्रेमिसेस इंश्योरेंस है, प्रेमिसेस ख़राब हो जाए, प्रेमिसेस में हमारे कोई डैमेज हो जाए, प्रेमिसेस हमसे छिन जाए, किराए पे लिया हुआ था, अचानक से उन्होंने निकाल दिया, इंश्योरेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बाद औक़ात कवर होती है प्रीमिसेस इंश्योरेंस में। फिर एक इंश्योरेंस है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, कोई भी ऐसा लॉस जो कि इनडायरेक्टली बिजनेस को की प्रॉपर्टी को या बिजनेस को हो गया। फॉर एग्जांपल हड़ताल हो गई, ओए होए आज कंसाइनमेंट जानी थी, हड़ताल हो गई, ख़त्म, कारोबारी बंद होने वाला है, पैसे पूरे कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो एक एक कंपनी कई कई इंश्योरेंस करवा के रखती है अपने। गुड्स इन ट्रांजिट तो समझ में आती होगी, रास्ते में सामान है अगर, तो जब भी सामान मेरे रास्ते में होगा उसका मुझे इंश्योरेंस है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, टूट गई, तबाह हो गई, चोरी हो गई, इंश्योरेंस होता है। इवेंट इंश्योरेंस जैसे फायर इंश्योरेंस है, जैसे कि अच्छा नहीं, इवेंट इंश्योरेंस कोई इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उससे भी कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हो सकती है, तो पूरे इवेंट का इंश्योरेंस करा लिया आपने। 3 दिन का मेरा एग्जीबिशन है, बुक फेयर है, उसमें कोई भी बंदा आया मरा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो फंस जाऊंगा, तो इंश्योरेंस करवा लिया, कोई बंदा आएगा क्लेम ये भरेंगे भाई, उसके पैसे उन्होंने ले लिए। इंटरनेशनल ट्रेडर्स तो इंश्योरेंस मैंने बताया था करवाती हैं। मेरीन इंश्योरेंस पूरे पानी के जहाज़ का इंश्योरेंस होता है, जहाज़ का सामान, जहाज़ में सवार लोग, हर शख्स का इंश्योरेंस होता है। ठीक है। पर्सनल रिस्क के भी इंश्योरेंस होते हैं, हाउस होल्ड इंश्योरेंस है, जैसे कि पर्सनल डेथ का इंश्योरेंस है, मॉर्गेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस है कि अगर मैंने घर लिया, मैं इसका मॉर्गेज अदा कर रहा हूँ और मेरी महीने की इनकम आना ख़त्म हो गई, मैं कंपनी को पैसे नहीं दिए, वो घर खाली करा लेंगे, तो इसका इंश्योरेंस करवाया गया, पैसे देती रहेगी इंश्योरेंस। इसी में फंसी थी, इसी में वो 2008 में फंसे थे। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तबाह हो गई, तो उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस, मैं ट्रैवल में अगर हूँ, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा इंश्योरेंस हो। लाइफ इंश्योरेंस, मैं अगर 60 साल की उम्र से पहले पहले, लाइफ इंश्योरेंस वाला जो पैसा है ना वो इन्वेस्ट होता है, क्योंकि वो 1 साल का नहीं होता, वो 50 साल, 30 साल, 20 साल लंबा इंश्योरेंस होता है। तो इसकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बाकी पॉलिसीज अलग होती हैं, बाकी टाइम बाउंड होती हैं, 1 साल, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, नॉर्मली 1 साल की होती हैं या इवेंट बेस्ड होती हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इज ओवर 20 ईयर्स, तो आप हर महीने जो पैसे दे रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी पूरा मॉडल अलग होता है। वो आपके पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं और जब आप नहीं भी मरते तो पैसे आपको अच्छी बड़ी अमाउंट देते हैं आखिर में। ठीक है। फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो कंपनीज भी करवाती हैं, आप अपना पर्सनली भी करवा सकते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अनइंश्योरेबल होते हैं कि नहीं भाई ये इसका इंश्योरेंस हम नहीं करके दे सकते, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, श्योरिटी है। आपके दिल की 4 शरियाने बंद है 5 में से, अब आप इंश्योरेंस कराने आ गए ना बाबा, तो रिस्क थोड़ी है, तो एक तो कन्फर्म ही आप गए, हमने इंश्योरेंस कराया, पैसे आपके खड़े हो जाएंगे। तो ये क्लेम जो है वो देखते हैं कि ये एनालिसिस करते हैं कि किस चीज़ में कितना रिस्क है। इस पूरी साइंस को एक्चुरियल साइंसेस कहते हैं। जैसे मैं आपकी कहता भी रहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में हाईएस्ट पेड लोगों में से एक पेड होते हैं एक्चुरियल और साइंसेस के लोग। जो मॉर्गेज वाला बताया तो वो ये कैसे मतलब वो करते होंगे कि इनको पे उसकी करना सैलरी कितनी है, वो किस कंपनी में काम करता है, उसका पास रिकॉर्ड क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सब मिला के तय किया जाता है। अंडर राइटर वो लोग होते हैं, अंडर राइटर जो ये कहते हैं कि ओके मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं आपके इस रिस्क को पॉलिसी बना के दे रहा हूँ, वो अंडर राइटर है। ठीक है। पीपल ऑफ द कंपनी हु एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस आर कॉल्ड अंडर राइटर।
इंश्योरेंस अंडरराइटर्स आर यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू इवैल्यूएट द रिस्क। ठीक है, तो अंडरराइटर आएगा आपके पास, वो आपसे डिस्कस करेगा, आपको टेस्ट कराएगा, आपकी चीज़ें देखेगा, फिर आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर लेगा। अनइंश्योरेबल कौन कौन सी है? लॉस इज इनएविटेबल व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट पास्ट एक्सपीरियंस टू असेस द रिस्क। पता ही नहीं कर रहा है कि इसका रिस्क कितना होगा। ठीक है, फिर फेयर वियर एंड टीयर सच एज रस्ट और कोरोजन, ये तो होना ही होना है, इसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता। चांस है ना, हो नहीं हो, नहीं हो, ये भी हो सकता हो ना कि ना हो। एक चीज जो होनी ही है तो वो चांस नहीं है। इस बात का इंश्योरेंस नहीं करा सकते कि कारोबार सक्सेसफुल होगा तो पैसे मिलेंगे। उल्टा हो गया ना, तो रिस्क नहीं है। तो इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल हैं। एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, एक अटमोस्ट गुड फेथ है, और एक इंडेमनिटी है। बातें सारी हो गई हैं, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, जैसे मैंने पहले कहा, लाइफ इंश्योरेंस की कॉकस की साइंस पूरी अलग है, वो एक्चुअली इंश्योरेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जब तक आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो तब तक आप रिस्क को इंश्योर नहीं कर सकते। इंश्योरर मस्ट बी द पर्सन हु वुड सफर फाइनेंशियली इफ एन इवेंट अकर्ड। आपका इंश्योरेंस कर रहा हूँ, आपको कोई नुकसान होना चाहिए तभी आपका इंश्योरेंस होगा। मतलब आपका पड़ोसी आके आपकी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। इंश्योरेंस वही करवाएगा जिसका के नुकसान एसोसिएटेड है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं होता कि मेरा नुकसान नहीं, मैं तो मर गया, अब मेरा कौन सा नुकसान। अगर आपके नेबर का हाउस जलेगा तो आपको इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते उसका, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते कुछ। फिर दूसरा अटमोस्ट गुड फेथ का इसमें प्रिंसिपल है, यानी ये एज्यूम किया जाता है कि जो इंश्योरेंस करा रहा है वो इसलिए नहीं करा रहा है कोई चीज़ तबाही कर दे, बल्कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि उसको बचा के रखे। अगर ये साबित हो गया कि उसको उसकी जान गलती की थी भी है। तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा। मैं यही मॉर्गेज का यही समझना चाहती थी कि अगर कोई जान की ही मतलब जी, पैसे एटमोस्ट गुड कमाना ही फेथ छोड़ जो है दे तो वो उसमें। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसने करेक्ट दी है, झूठ तो नहीं बोला। बाद में पता चला कि दिल का मरीज था, नहीं साबित होने दिया उसने, पहले इंश्योरेंस करा लिया, तो फिर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस। इंडेमनिटी क्या है? तीसरी आखिरी उसूल। दिस इज द इंश्योरेंस प्रिंसिपल बाय विच आवर पॉलिसी होल्डर is compensated for any loss that occurs. There are several important aspects to that principle. Indemnity, जो आपको रिटर्न मिलना है, जो आपको इन केस ऑफ लॉस चीज़ें मिलनी हैं, उसमें इस बात का ख्याल रहेगा कि इंडेमनिटी में आपको प्रॉफिटियरिंग नहीं करने देंगे। आपको इतने पैसे नहीं दे देंगे जो उसकी अमाउंट से ज़्यादा थे। समझ में आई बात? जी। जिस वक्त आपका लॉस हुआ उस वक्त वो जो मशीन जली थी वो 30 लाख की थी, अभी मार्केट में जाए वो मशीन 50 लाख की है, तो 50 लाख नहीं 30 लाख मिलेंगे। अच्छा। ठीक है, ओवर इंश्योरेंस नहीं करने देंगे। एक चीज़ की कीमत 50 लाख है, आपने कहा इसका 60 लाख का इंश्योरेंस कर दो, 60 लाख का नहीं, 50 लाख की चीज़ है, 50 लाख का मार्केट वैल्यू पर इंश्योरेंस होगा। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ ओवर वैल्यू पे होता है मतलब एक्स्ट्रा गाड़ियों पैसे पे, दो। गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी का मसला ये है कि गाड़ी की वैल्यू, जो बुक वैल्यू लिखी होती है ना, वो डिसाइड ही नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ी की वैल्यू बढ़ती ही रहती है। जब ली होती है 30 लाख की ली थी, अब 40 हो गई या 45 हो गई या 50, तो वो पूछ रहा है आपसे आपको कितने का कराना है भाई, तो आप उस हिसाब से करा लेते हैं। ठीक है, फिर अंडर इंश्योरेंस हो सकता है, ओवर इंश्योरेंस नहीं हो सकता। अंडर इंश्योरेंस में इस बात का ख्याल रखना होता है, आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपने कहा 8 लाख का इंश्योरेंस कर दो, आपकी प्रॉपर्टी में से 1 लाख का नुकसान हुआ तो आपको 80 हज़ार मिलेंगे। उसका अप्रूवल आपने 20% कम करवाया था तो वहाँ पे 20% कम होगा। ये अंडर इंश्योरेंस कहलाता है। ये जायज़ है, लेकिन मतलब जायज़ से मतलब देखिए लीगल है, लेकिन इसका ये नुकसान हो सकता है। कंट्रीब्यूशन क्या है? बाद औक़ात एक ही बंदा दो कंपनी से इंश्योरेंस कराता है, तो कंपनीज मिलकर इंश्योरेंस कंपनी को पूरा करती हैं।
50% ये कवर कर दे, 50% ये कवर। बाद वक़्त क्लेम इतना बड़ा होता है कि आप 2 से कराते हैं। पानी के जहाज़ों में हो सकता है केस। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट है सबरोगेशन का। सबरोगेशन, सब रोगी। सबरोगेशन यानी when an insurance company pays out compensation on a claim, the money takes the place of article damaged. For example, if my car is written off too badly damaged to be repaired, the insurance company will indemnify me for the value of the car. The money I receive takes the place of the car, and the damaged vehicle now becomes the property of the insurance company, which will sell it and retain the scrap value. ये सबरोगेशन कहलाती है कि गाड़ी की जगह मुझे गाड़ी नहीं दी, पैसा दे दिया उसकी वैल्यू का। अच्छा, जैसे प्रॉक्सिमिटी कॉज, असल कॉज से थोड़ा सा हट गई बात, लेकिन उससे रिलेटेड ही है, तो उसकी भी डैमेज आपको मिल सकते हैं, उसकी भी इंडेमनिटी मिल सकती है आपको। ओके। आग लगी, आपके घर में आग लगी, एक अलमारी जली, अलमारी की कीमत थी 5,000 रुपये। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर का अमला आया, उसने खिड़कियां दरवाजे तोड़ दिए अंदर घुसने के लिए। तो अब खिड़कियां दरवाजे इसलिए टूटे ना कि आग लगी, तो खिड़की दरवाजों के पैसे भी देगी वो कंपनी, क्योंकि ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी कॉज है, उसी की वजह से हुआ। आप कहेंगे ये खिड़की दरवाजे आग से थोड़ी जले, आग की वजह से तोड़े गए ना, तो फिर वो आ जाएगा उसमें। अब आपने की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी से निकल के बाहर हॉस्पिटल चले गए, गाड़ी में जो कैमरा रखा था किसी ने निकाल लिया, तो गाड़ी के एक्सीडेंट के पैसे तो दे देंगे, कैमरे के पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी कॉज में नहीं आएगा। कैमरा गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से नहीं गायब हुआ। हाँ, आपकी नेग्लिजेंस से गायब हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हैं इसमें, तो वो देखने पड़ेंगे आपको, जाने से पहले भी एक दफ़ा दोबारा देख के जाइएगा। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखे हुए भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम जितने भी सभी के घरों में होते हैं, जो भी अपनी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस उनके पास और होता है। हमारे पास उसके तकाफुल का कॉन्ट्रैक्ट है। तकाफुल का कॉन्ट्रैक्ट भी कम बेश इंश्योरेंस जैसी शक्ल का ही होता है। एक प्रॉस्पेक्टस देती है कंपनी, जिसमें समराइज़ किया जाता है कि पॉलिसी में क्या ऑफ़र किया जा रहा है। उसमें क्या-क्या है? इंश्योरेंस प्रपोज़ल है, प्रिसाइज़ डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें कि आप पूरा इंश्योरेंस प्रपोज़ल को फ़िल करके बताते हैं, क्या चाहिए है, पूरी तफ़सील से उसकी हार्ड कॉपी में रिटन होता है इंश्योरेंस प्रपोज़ल। Proposal form tells the insurance company what the risk the person is buying insurance proposes to insure against. In other words, it's a suggestion by the potential buyer that he or she would like the insurance company to agree with. हमें खुद नहीं बनाना होता, इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आता है, आपसे पूरी तफसील पूछता है, आपके बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट बनाता है कि आपको इस चीज़ का इंश्योरेंस करवाना है, इसलिए करवाना है, इतने दिन का करवाना है, इस अमाउंट का करवाना है। ये इंश्योरेंस प्रपोजल बना के वो इंश्योरेंस कंपनी में खुद ही लेके जाता है। ये सारा काम वो अकेले ही कर रहा है, अपने एक ही बंदा कर रहा है। हमारी तरफ से खुद भरेगा, खुद ले आके अपनी कंपनी में जमा कराएगा। उसके अगेंस्ट जो है वो प्रीमियम तय होगा, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा कि ये अमाउंट बन रही है भाई। फिर वो नेगोशिएट भी होगा। जैसे हमारे यहाँ गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो 2% से शुरू करते हैं नेगोशिएट करना, तो ऐसा 2% पे करते हैं इंश्योर। एक साल में 2% दे दीजिए गाड़ी की वैल्यू का। अब गाड़ी अगर 1 करोड़ है, तो उसका 1% बनता है 1 लाख, 2% बनता है 2 लाख रुपये महीना दे दी, 2 लाख रुपये सालाना दे दीजिए 1 करोड़ गाड़ी के इंश्योरेंस का। फिर हम क्या करेंगे, हम रिनेगोशिएट करेंगे, तो वो आमतौर पे कहाँ पे आ जाता है, 1.65 1.7 इसके अराउंड कहीं फॉल कर जाता है।
तो 1,60,000, 1,65,000, 1,70,000 पे इंश्योरेंस का आप प्रीमियम तय कर लेते हैं, नेगोशिएट होता है। जब इंश्योरेंस का प्रीमियम नेगोशिएट हो गया, फिर आपको पॉलिसी मिलती है। पहले आपने क्या दिया था, इंश्योरेंस प्रपोजल हमारी तरफ से गया था, कंपनी ने प्रीमियम बताया, हमने एग्री किया, फिर पॉलिसी मिलेगी। इट इज सेंड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड विच स्टेट्स द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी तफसीलात आती हैं और बहुत बारीक बारीक लिखा होता है एक एक चीज़। अगर ये हुआ तो नहीं क्लेम करेंगे, अगर ये हुआ तो नहीं क्लेम करेंगे, अगर ये हुआ तो वाइड हो जाएगा। सारी बातें उसमें पढ़ लेनी चाहिए साइन करने से पहले, ठीक है। साथ में आपको मजीद कुछ चीज़ें बाज़ कंपनीज इशू करती हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पॉलिसी बहरहाल आ गई आपके पास। अब पॉलिसी के साथ बाज़ औक़ात सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस देते हैं जो अपनी गाड़ी में आप रख लेते हैं कि भाई ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट दिखा के अपना काम चला लें। कवर नोट आमतौर पर मिलता है, ये टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होती है। कवर नोट क्या होता है, आपने इंश्योरेंस के पैसे जमा करा दिए, पॉलिसी आने में भी टाइम है, लेकिन इंश्योरेंस हो चुका है, पॉलिसी रिसीव होना शर्त नहीं है, क्योंकि पैसे जमा हो चुके हैं, वो एग्री कर चुके हैं, प्रीमियम पे एग्रीमेंट हो गया। अभी टाइप हो रही है पॉलिसी या प्रिंटिंग हो रही है, हेड ऑफिस गई हुई है, उससे पहले पहले कवर नोट तो वो हाथ के हाथ दे देता है आपको कि ये हमारी तरफ से इंश्योरेंस हो गया आपका, ये आपने पास रखिए। अगर खुदा ना खासा इस दौरान पॉलिसी आने से पहले पहले कोई मसला हुआ तो कवर नोट इस बात का सबूत है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया है। कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से कि कोई चेंज करना है पॉलिसी में, तो वो एंडोर्समेंट कहलाती है। या साल पूरा हो गया, अब आप कह रहे हैं भाई अगले साल का कराना है, तो रिन्यूअल नोटिस आता है। इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस ब्रोकर भी करवाते हैं, एजेंट होते हैं जो उसके अपना कमीशन रखते हैं, उनके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, बाद नॉन एम्प्लॉयज़ भी ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस का पूरा जो बैकग्राउंड है वो स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड है, और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इंश्योरेंस ब्रोकर्स का भी, रिस्क कैलकुलेटर्स का, एक्चुअरिस्ट लोगों का, कि किस कंपनी का इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, और उसको जो है बड़े प्रॉपरली उसको पूल करके वो काम करवाते हैं। जब आपको कोई लॉस होता है तो फिर आप क्लेम फॉर्म भरते हैं। क्या भरते हैं? क्लेम फॉर्म। उसके अगेंस्ट आप कंपनसेशन या इंडेमनिटी को मांगते हैं। अब अगर बंदा मर गया तो उसके लिए उसको आपको सबूत देना पड़ेगा कि बंदा मर गया, डेथ सर्टिफिकेट। गाड़ी चोरी हो गई तो फिर आपको क्लेम फॉर्म के साथ क्या देना पड़ेगा, FIR की कॉपी लगानी पड़ेगी, मेरी गाड़ी चोरी हुई, ठीक है, मेरी गाड़ी की हेडलाइट टूट गई थी, मैंने क्लेम फॉर्म भरा, उन्होंने कहा भाई आप पहले पहले ये पुलिस की रिपोर्ट जमा कराइए कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट टूटी, आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई, पुलिस ने कहा हाँ भी टूटी, वो जमा करानी पड़ी, ठीक है। क्लेम फॉर्म ये दिया हुआ, एक नज़र आप चाहें तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। फिर क्या होता है, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू फेयरली देखा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करते वक्त तो बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन क्लेम देते वक्त वो ऐसा लगता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई नहीं है, तो वो आपको वो पूरी कोशिश करते हैं कि ना देना पड़े। इसीलिए इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको देखना चाहिए कि क्लेम डिपार्टमेंट में जो बंदा है उससे आपके कैसे ताल्लुक आता है। जो पॉलिसी लेकर आ रहा है उससे कोई बेकार है, वो कितना भी आपसे मीठी मीठे बात कर ले, उसको तो उसका कमीशन मिलेगा, वो गायब हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं है आगे। असल में काम है जो क्लेम करवा रहा है उसका, उससे आपके कैसे रिलेशनशिप है। तो अगर क्लेम करवाने वाले से रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो फिर आप वहाँ से इंश्योरेंस ना करवाएं। हमारे पाकिस्तान में ये गेम ऐसा है कि जो क्लेम वाला बंदा है ना, वो अपने ब्रोकर भेजता है, और सबसे ज़्यादा लोग उस ब्रोकर पर ट्रस्ट करते हैं जो क्लेम वाले की तरफ से आया होता है, क्योंकि क्लेम वाला कहता है भाई मेरे ब्रोकर से तुम करवा लो, जो इसको कमीशन मिलेगा ये और मैं 50-50% रख लेंगे। बात समझ आ रही है? वैसे तो खाली ब्रोकर का ही कमीशन था, लेकिन ब्रोकर से कोई करवा ही नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहा है तुम तो गायब हो जाओगे और क्लेम वाला मुझे रुला देगा। तो ब्रोकर कह रहा है भाई मैं अकेला ब्रोकर नहीं, मैं अपने क्लेम वाले के साथ आया हूँ, और हम 50-50 पैसे रखेंगे कमीशन के। क्लेम वाला कह रहा है ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई मसला होगा ना तो मैं इसको मिनटों में हल कराऊंगा, आपके क्लेम में कभी रुकावट नहीं डालूंगा। यहाँ तक भी करते हैं लोग
कि वो आए आपके पास, आपने कहा यार मेरी गाड़ी पे के साइड के दरवाजे पे स्क्रैच लग गया, ठीक है। उसने कहा सर स्क्रैच पे आपकी गाड़ी का दरवाज़ा रिपेयर नहीं होगा, एक पीछे हटिएगा ज़रा। थड़ से उसको लात मारी, दरवाज़ा पूरा अंदर घुस गया। मैंने कहा सर अब दरवाज़ा दूसरा लगवा लेते हैं, दरवाज़ा चेंज करा दें, आप लिख लीजिए एक्सीडेंट हुआ था। मैं क्लेम क्लेम तो मैंने फुलफिल करना है, मैं फुलफिल कर दूंगा, मैं कहूँगा हाँ हमने देखा बिल्कुल एक्सीडेंट था, ओके गो अहेड। ये उसको पता है कि मेरी कंपनी का कितने परसेंट तक बर्दाश्त है, इतने परसेंट तक क्लेम आ जाएंगे तो मेरी कंपनी मुझे निकालेगी नहीं। क्लेम का बंदा है ना, क्लेम के बंदे से एक्सपेक्टेड है कम से कम क्लेम आए, तो वो जो उसके जानने वाले हैं उनको, अपने जानने वालों को क्लेम फुल देगा, और जो उसके जानने वाले नहीं उनको रुला देगा वो, क्योंकि नहीं भाई नहीं, ये तो आपने खुद ही किया है, एक्सीडेंट हुआ ही नहीं भाई, रिपोर्ट लाओ भाई, ये लाओ भाई, वो करो, ऐसे थोड़ी मानेंगे ही नहीं। तो ये अनफेयरनेस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रही है? फिर ये हो गई बात कि कंपनसेशन मिल जाती है इंडेमनिटी की। लॉस एडजस्टर होता है, वो ये कहता है कि एक्चुअली आपका क्लेम में इतना लॉस हुआ है, मैं जरा चेक करूंगा। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, ओके हम ये कह रहे हैं कि हमारा बंदा भी नहीं आ रहा, आप भी नहीं, आपकी बात भी नहीं मानी जा रही, एक थर्ड पर्सन से बोलते हैं। इस काम की अलग कंपनियां खुली हुई हैं जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करती हैं कि क्या लॉस वाकई उतना हुआ जितना क्लेम किया जा रहा है, कितनी कंपनसेशन होती है, होनी चाहिए। आपने एक टीवी लिया था, 600 रुपये का लिया था, 5 साल इस्तेमाल कर लिया, उसकी वैल्यू गिर गई। अब मैं आपको 600 थोड़ी रिप्लेस करूंगा, मैं आपको 250 रिप्लेस करूंगा या 350 रिप्लेस करूंगा। गाड़ियों के केस में पाकिस्तान में उल्टा होता है, हम ओवर इंश्योर करवाते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगले साल इसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी। ठीक है भाई। तो अब ये पूरा एक केस छोटा सा दिया हुआ है, इन सम सर्कमस्टांसेस इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ न्यू फॉर ओल्ड पॉलिसी। ये भी होता है बात औक़ात कि अगर मेरी चीज़ पुरानी भी हो जाए तब भी मुझे नई ही मिलेगी, ये पॉलिसी का पार्ट हो सकता है, लेकिन फिर वो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करते हैं। Once the insurance company has compensated या indemnified the insured the insurance company takes over the right of ownership of anything that is of the remaining value। टीवी खराब हो गया, नया टीवी दे दिया, पर पुराना उनका हो गया, ठीक है। दे ओन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार दैट हैज बीन रिटन ऑफ, दिस इज कॉल्ड सब्रोगेशन। पुरानी चीज वो ले गया, नई चीज आपको दे दी, उसकी जगह पैसे दे दिया, वो चीज ले गया आपको, सब्रोगेशन हो गई। इफ द आइटम इफ द इंश्योर्ड आइटम इज कवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिस्क बाय टू कंपनीज, ये बात हो गई ना, कंट्रीब्यूशन होगी इसमें। तो इंश्योरेंस का मामला थोड़ा डिटेल्ड था, इसलिए मैंने तफसील से आपको समझाया, और ये बहुत काम आता है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिजनेस स्टडीज से हटके आपके जो कॉमर्स के सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो काम था ना, वो इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, बैंकिंग क्या है? बैंक तो बहुत आसान है। बैंक वो इदारा है जो आपसे पैसे लेगा, अपने पास रखेगा, आगे लोगों को लोन देगा, लोन के ऊपर कुछ चार्ज करेगा, उस चार्ज में से कुछ पैसे आपको देगा, कुछ अपने पास रखेगा, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक है। इस्लामिक बैंक थोड़ा डिफरेंट है। कमर्शियल बैंक का काम क्या है? लोगों से पैसे लेना, अपने पास सेविंग अकाउंट में रखना, उन पैसों को आगे लोन देना, उस लोन पे पैसे कमाना, और उस पैसे कमाए हुए पैसे में से कुछ आपको भी दे देना। अच्छा, बैंक क्या क्या सर्विस दे रहा है? आपके पैसे सेफ रख रहा है, चोरी नहीं हो रहे, घर में से लूट नहीं रहे, इधर उधर नहीं जा रहे। स्पेंडिंग कंट्रोल है, आपके हाथ में ही रहेगा कैश, तो आप ज़्यादा जल्दी खर्च कर देंगे, बैंक में पड़ा हुआ है तो शायद आप रुक जाएं। अब तो खैर लेकिन ये नहीं रहा, क्योंकि आप ऑनलाइन ही सब कुछ खरीद रहे होते हैं, और ऑनलाइन आपका कार्ड हर वक्त अवेलेबल होता है। इंटरेस्ट देता है बैंक, प्रॉफिट देता है आपको, आपका पैसे जो बैंक में रखा है उसका बैंक पैसे प्रॉफिट दे रहा है आपको। सर्विसेज दे रहा है बहुत सारी, चेक के थ्रू काम हो जाता है आपका, एटीएम कार्ड आप यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि बैंक आपको दे रहा होता है, क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। बैंक में मुख्तलिफ तरह के अकाउंट्स खुलते हैं। डिपॉजिट अकाउंट है। डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? एक सेविंग अकाउंट होता है, आपने पैसे रखवा दिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसमें से पैसे आप निकाल भी सकते हैं। पैसे निकालने का तरीका क्या होता है? पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर बैंक से अपने पैसे निकालने के लिए क्या करना होता है? आपको बैंक एक चेकबुक देता है, आप उस चेकबुक पे अपने साइन करके बैंक को प्रेजेंट करते हैं तो पैसे निकल जाते हैं।
या फिर बैंक आपको एटीएम देता है कार्ड, आप उस एटीएम के थ्रू जो है वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप पैसे फिक्स करते हैं, मुझे नहीं पता आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट्स। अगर फिक्स डिपॉजिट करवा लिया आपने पैसे, तो फिर आप के पैसे एक टाइम से पहले आप निकाल नहीं सकते, और अगर आप निकालते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी पड़ती है। यानी आपसे कहा उन्होंने कि 1 लाख रुपए आप रखवा दें, आपको 1 साल बाद 1.5 लाख मिल जाएंगे। आपने रखवा दिया, आपको 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई, तो फिर अब 1.5 लाख नहीं मिलेंगे, वो 1,20 मिल जाएंगे, कुछ पेनल्टी कटेगी। ठीक है जी। उसके अलावा करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट वो होता है इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन बैंक को अपनी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी देनी होती हैं। करंट अकाउंट हम तो बिजनेस खुलवाते हैं कि ये अकाउंट खुलवाया हमने, मुझे जल्दी पैसे मिलने चाहिए, मुझसे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मेरी इसके ये नहीं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि करंट अकाउंट बैंक के लिए उधार होता है, और डिपॉजिट अकाउंट बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं। ये फ़र्क है। फ़र्क समझ में आया? आप बैंक हैं, सुभान ने करंट अकाउंट खुलवाया, सादी ने डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया। अगर आप तब बंद हो गए ना, तो पहले आप सुभान के पैसे वापस करेंगे, अगर पैसे नहीं बचे सादी को नहीं देंगे, क्योंकि सुभान से आपने लोन लिया है। करंट अकाउंट इज़ अ लोन फॉर बैंक, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सादी ने आपके पास इन्वेस्ट किया है, सादी ने आपके पास डिपॉजिट किया है, तो करंट अकाउंट को पहले पैसे वापस मिलते हैं। अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो पैसे करंट अकाउंट को वापस मिलते हैं। अच्छा, और करंट अकाउंट को चूंकि बैंक प्रॉफिट नहीं देता, कोई भी करंट अकाउंट पर प्रॉफिट कोई नहीं है, तो उस सूरत में करंट अकाउंट वालों को दूसरी सर्विसेज दे देता है। चेक बुक फ्री कर देगा, एटीएम फ्री कर देगा, ये फ्री कर देगा, वो फ्री कर देगा। ठीक है। फिर बैंक की सर्विसेज और क्या क्या है। बैंक आपको अपना, एक तो मैंने बता दिया, पैसे रख लिए, सेव कर लिया पैसों को, आपको स्टेटमेंट देता रहेगा मंथली, आपको चेक भी इशू करेगा, क्रेडिट कार्ड दे देगा, एटीएम कार्ड दे देगा। उसके अलावा नाइट सेफ रखता है बैंक। बैंक एटीएम मशीन रखता है। एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर उस बंदे को कहते हैं जो कैश लेना देना करता है। ठीक है। चेक की क्या शक्ल होती है वो आप देख लें, चेक हमने वैसे पहले भी बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है आपको। चेक की शक्ल होती है, इसमें किसको देना है, कितनी अमाउंट देनी है, आपका साइन आएगा, चेक का नंबर आएगा, किस बैंक का चेक है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ये बैंक स्टेटमेंट की शक्ल इन्होंने दिखाई हुई है, किस तरह से आती है कि कौन सी डेट को कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, और आखिर में बैलेंस कितना बचा है, बैंक की तरफ से आपको रिसीव होती है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, आप इंटरनेट के थ्रू आप चेक कर लेते हैं कि आपकी अमाउंट कितनी है, और आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऐप के थ्रू बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ये सब ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं दुनिया में। टेलीफोन बैंकिंग, फ़ोन करके आप अपना काम करवा लें। बैंक से उधार कैसे लेते हैं? सबसे आसान तरीका जो कंपनी लेती है वो ओवरड्राफ्ट करती है। कंपनी के का इतना सालों का पुराना अकाउंट होता है, बैंक को पता है इसके पास पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं। उसको सर्विस ये देते हैं कि अगर आपके पास लाख रुपए पड़े हुए थे, आपने 1,05,000 का चेक दे दिया किसी को, तो हम 1,05,000 दे देंगे। उस 5,000 पे हम इंटरेस्ट चार्ज करके अगले दफ़ा पैसे वापस आएंगे तो एक्स्ट्रा ले लेंगे आपसे वापस। तो थोड़ा सा मार्जिन दे देता है बाज़ औक़ात बैंक ओवरड्राफ्ट का। एक्स्ट्रा पैसे निकल रहे हुए हम जाने देंगे आपके पास, उसके लेकिन चार्ज करेंगे आपको। ठीक है। फिर ये तो छोटा सा होता है हमेशा, कभी कभी 5-10 हज़ार, 20-25 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे को हो जाता है ओवरड्राफ्ट ना। कितनी बड़ी कंपनी होती है उतना बड़ा ओवरड्राफ्ट मिलता है। जितने पैसे बैंक के पास रखे होते हैं उस कंपनी के, उसी के परसेंटेज में ओवरड्राफ्ट मिलता है, 10%, 5% इस हिसाब से। अच्छा, बैंक लोन आप अलग से ले लें, फिर लोन के लिए क्या आपको वजह बतानी पड़ेगी क्यों ले रहे हैं। गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, फैक्ट्री खरीदने के लिए ले रहे हैं, मशीन खरीदने के लिए ले रहे हैं, फिर वो अप्रूवल का प्रोसेस होता है पूरा, कितना लोन है, किस लिए लोन है, वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा। बाज़ औक़ात आपको ब्रिजिंग लोन चाहिए होता है। ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है कि यार मेरे पास पैसे बस आ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी ये फ़ौरन ख़रीदना है, तो मुझे 2 हफ़्ते का लोन चाहिए, या मुझे नई गाड़ी चाहिए है, ये पुरानी बेच के नई गाड़ी लेनी है, लेकिन अब मैं पुरानी बेच दूंगा तो मेरा रोज़ का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चलेगा नहीं, पहले नई लूंगा फिर पुरानी बेच के पैसे दे दूंगा। ये ब्रिजिंग गैप है, तो ब्रिजिंग लोन भी बैंक से आप ले सकते हैं।
और बैंक उसके ऊपर आपसे क्या चार्ज करता है, ऑन एनुअल रेट चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट या एनुअल परसेंटेज रेट चार्ज करता है आपसे। और वो जाहिर है वो उससे कम ही रिटर्न करता है अपने उन लोगों को जिन्होंने बैंक में पैसे रखवाए होते हैं। अच्छा, आप जो है पेमेंट किस किस शक्ल में अपने लोगों को कर सकते हैं? कैश दे सकते हैं किसी को भी, चेक दे चेक सकते दे हैं, सकते हैं, क्रेडिट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर ट्रांसफर कर सकते हैं, सकते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट ट्रांसफ़र, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, वो क्या चीज़ होती है? पता होना चाहिए था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि जब आप किसी से कहते हैं बैंक से कि हर महीने इसको इतनी अमाउंट दे दिया करो, बार बार चेक लिख के देने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा में स्टैंडिंग ऑर्डर दे हाँ, दिया और हर याद महीने है। ऑटोमेटिकली डेबिट याद हो है। जाएगा। डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके बैंक में अमाउंट होती है, आप वही यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है जो आप बैंक से एक तरह से लोन ले सकते जी। फिर डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप करते हैं। फिर बैंक एक चीज़ होती है उसको कहते हैं हमारे यहाँ पे ऑर्डर। हैं। पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर ये होता है कि जब आप किसी बंदे को पेमेंट करनी है चेक के थ्रू, और बंदा आपको नहीं जानता, और आप चेक दे के भाग गए, उसने आपको चीज़ दे दी, गाड़ी ले ली आपने, उसने आपको चेक दे दिया, और चेक में जो कैश कराने गया पैसे नहीं थे, तो आपको गाड़ी क्यों देगा? तो आप बैंक से पे ऑर्डर बनवाते हैं, वो एलसी की तरह से होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह से। जब आप पे ऑर्डर बैंक पे ऑर्डर तभी बनाएगा जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे, और फिर वो पैसे बैंक फ्रीज कर देगा, और फिर उसी को मिलेंगे जिसके नाम पे वो पे ऑर्डर बना है। तो समझ लें कि कंफर्म कैश है, और सेफ इसलिए है कि किसी ने छीन भी लिया तो उसको नहीं मिलेगा, वो पैसे जाएंगे उसी के अकाउंट में जिसका नाम उस पे ऑर्डर पे लिखाया गया। तो ये बहुत सेफ हो गई ना। मैं किसी से गाड़ी लेने जाऊँ, उसको पे ऑर्डर पकड़ा हूँ, वो कंफर्म है उससे पैसे हैं और उसी के अकाउंट में आएंगे पैसे, तो पे ऑर्डर अपने बैंक में जमा करा दे, उसको पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे गाड़ी दे सकता है। ठीक है जी। इंटरनेशनल एक्सेस भी अब आ गई है, आप दूसरे मुल्कों से जाके भी अपने बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। मेरा पाकिस्तानी रुपये में अकाउंट है, मैं दूसरे मुल्क में जाऊँ उसमें डॉलर में से पैसे निकल रहे होंगे, अमाउंट वो खुद ही कन्वर्ट करके काट लेगा बैंक, और वो ज़्यादा ही काटेगा थोड़े से। इंटरनेशनल मार्केट में 280 का डॉलर चल रहा है, तो मुझे वो बेचेगा 290 का। अरे भाई मेरा प्रॉफिट भी तो दो। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, इवन अब तो ऐसा भी आ गया है कि मोबाइल के अंदर ही वो कार्ड हो सकता है, क्योंकि कार्ड में एनएफसी होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहलाती है एनएफसी। तो मोबाइल के अंदर भी एनएफसी होता है, तो टैप एन पे आप मोबाइल को टैप कर दें तो ऐसे ही होगा जैसे कि आपने कार्ड को टैप किया था। आहिस्ता आहिस्ता इन सारे फीचर्स की वजह से आपकी जो है वो कैशलेस होती जा रही है सोसाइटी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, उस पर चार्जेस भी होते हैं। डेबिट कार्ड के तो री इशुएंस के चार्जेस होते हैं, इस्तेमाल के चार्जेस नहीं होते, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपने जब पेमेंट की, आपने कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड से खरीदी, तो 30 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है, वो पैसे वापस करने होते हैं। अगर नहीं पैसे वापस किए तो उस पर चार्ज शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। फिर आपके पास जो है वो पर्सनल बैंकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, क्योंकि पर्सनल बैंकिंग का मतलब है मेरा, पहले क्या होता था कि मुझे चेक भी पास कराना है तो बंदा पास करेगा, चेक बुक से ही सारे काम होंगे, ऑनलाइन तो कोई चक्कर ही नहीं था, डिजिटल बैंकिंग तो थी नहीं, तो बंदे ही सारे काम करते थे। तो फिर बैंक में बैठे हुए लोग मेरे जानने वाले होंगे तो मेरे चेक जल्दी पास हो जाएंगे, मेरे काम जल्दी हो जाएंगे, मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा, यार ज़रा ये कर देना, वो कर देगा मेरे का। अब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो पर्सनल बैंकिंग जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेशनल या ये इंटरनेट के आने की वजह से फ्रॉड्स भी बहुत सारे पॉसिबल हो रहे हैं। आपको पता है ना कितने फ्रॉड्स होते हैं, लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए निकल जाते हैं अचानक से। अभी हमारे जानने वालों के अकाउंट से निकले थे। क्या होता है कि वो आपसे कहते हैं एक कोड आपके पास आया होगा, ज़रा बताइएगा, वो कोड बताते हैं, आप उनको पासवर्ड बताते हैं, उससे वो आपका अकाउंट हैक करके पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं। लास्ट हमारा जो पैकेज है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, तो हमारी पूरी कॉमर्स की कोर्स की कंप्लीशन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।